हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। आज हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 8 का, उस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो इंडिया है उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे सोवरेन है, कैसे सोशलिस्ट है, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। सोवरेन मतलब जो कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सोशलिस्ट समाजवादी है, सेकुलर जो कि निरपेक्ष है, एक तरफा नहीं है, डेमोक्रेटिक जो कि लोकतंत्र है, एंड रिपब्लिक जो कि गणतंत्र है। तो पहले हम देखते हैं इंडिया कैसे सोवरेन है। India is a sovereign state because the country is free from all external controls. Internally, we are free to take our own decisions. No other countries can dictate its policies or terms to us, and nobody can interfere in our internal affairs. इंडिया को एक सोवरेन स्टेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर, हमारे देश के ऊपर, किसी दूसरी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता। ये अपना डिसीजन खुद ले सकता है और कोई दूसरा देश हमारे डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता, कोई दूसरा देश हमारे डिसीजन के ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। तो चलो देखते हैं। इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट बिकॉज सोशलिज्म इज वन ऑफ द नेशनल गोल टू बी अचीव्ड। दस इंडिया इज एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल फॉर्म्स एंड विल ट्राई टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट बीइंग अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो इंडिया जैसे सोशलिस्ट समाजवादी स्टेट है और सोशलिज्म इंडिया का एक नेशनल गोल है। हमारे देश में, इंडिया में, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन जो कि शोषण नहीं होता सोशली, और सबको इकोनॉमिक जस्टिस मिलने के लिए, इसके लिए ये हमेशा ट्राई करता रहता है। नेक्स्ट है इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, जो कि निरपेक्ष है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज ऑल रिलीजन्स enjoy equal freedom. No discrimination is made on grounds of religion. Right to freedom of religion is granted by our constitution under the fundamental rights. तो इसको एक सेकुलर स्टेट माना गया है क्योंकि ये हर रिलीजन को इक्वली फ्रीडम देता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और ये एक फंडामेंटल राइट है। इक्वल राइट में ये लिया गया है क्योंकि रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। देन आता है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इंडिया एक लोकतंत्रीय स्टेट है। कैसे? यहाँ के सरकार जो है उसको वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो अपने हेरिडिटी से गद्दी मिली है जो कि उसने पाया। ये ऐसा नहीं है, वोटिंग के द्वारा इलेक्शन होता है। हमारे देश की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया इज ए रिपब्लिक। It is a republic country because the head of the state, that is our president, is an elected head from amongst the people. On the other hand, in spite of being a democracy, England is not a republic because its head of the state is hereditary, like king or queen. ये एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि जो उसका हेड होता है, जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, ना कि जो कि अपने विरासत से मिला है। ऐसा नहीं, जैसे कि हमारा जो इंग्लैंड कंट्री है वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इसको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते क्योंकि इसके जो हेड है वो इलेक्टेड के माध्यम से चुने नहीं जाते, वो हेरिडेटरी है, किंग और क्वीन, जो कि अपने दादा परदादा से मिलता है, इसीलिए उसको रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारा जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्शन के माध्यम से चुने जाते हैं, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। तो देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है जो है वो देश को चलाता है, बोथ केंद्र से भी और राज्य से भी। ओके, तो ये जो सिस्टम है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमें ब्रिटिश पैटर्न से लिया गया है, एडॉप्ट किया है हमने। इन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी
देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन होता है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो लेजिस्लेचर इसका मतलब जो कि कानून बनाता है, एंड एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करता है। क्लियर? तो आपको पता चल गया लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एक है कानून बनाने वाला और एक है कानून को चलाने वाला। तो ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। The Council of Ministers is constituted from amongst the member of legislature. It holds the office as long as it continues to enjoy the confidence of the legislature. लेजिस्लेचर से हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है, जो कि द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। ओके, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट, इन केस इंडिया इज ए नॉमिनल हेड। Although he or she enjoys many powers, but in practice all these powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister। तो प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड तो है, उनके पास जो कि ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, उनके पास हर एक पावर होता है, लेकिन देश को असल में हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री है, वो चलाते हैं, देश को चलाते हैं, और हर पावर को प्राइम मिनिस्टर ही कार्यकारी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फेडरल एंड यूनिटरी। तो देखते हैं फेडरल एंड यूनिटरी क्या होता है। फेडरेशन जो है वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करता है। देयर इज़ डिफरेंट लेवल्स इन द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब देश को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। जैसे सेंट्रल है, उसके अंडर स्टेट है, एंड द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत स्टेट के अंदर आता है। ओके, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट जो होता है, जो कि पूरी देश को वही चलाता है। तो हमारे देश में जो फेडरल के कुछ फीचर्स हैं एंड यूनिटरी के भी कुछ फीचर्स हैं। जैसे हमारे देश में सेंटर में कुछ पावर दिए गए हैं, स्टेट में कुछ पावर दिए गए हैं, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत में कुछ पावर दिए गए हैं, इसीलिए हमारा देश फेडरल है। लेकिन इन सब के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो इन सब के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो कि हर डिसीजन लेता है, इसीलिए हमारा देश यूनिटरी भी है। तो बोथ फीचर्स आर एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ओके, ये बात समझ में आ गई, फेडरल क्या होता है एंड यूनिटरी क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तरफ। ये क्या होता है देखते हैं। ये जो देखिए डू यू नो में है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थे, जो राइट टू वोट है, वाज ग्रांटेड इन 1950 में ये ग्रांटेड हुआ था। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 21 ईयर के 21 के बाद ही लोग वोट डाल सकते थे। लेकिन ये अमेंडमेंट होके 1988 में ये अमेंडमेंट हुआ, 61 अमेंडमेंट में, एंड ये 21 एज जो थी ये घटकर 18 साल को आ गया। तो 18 साल से अधिक एज के लोग वोट डाल सकते हैं। ओके, Universal adult franchise means that every citizen of India who is 18 years and above is entitled to vote in the election without any discrimination of caste, color, class, religion or gender. It is based on equality, which is a basic principle of democracy. This right enables all citizens to be involved in the government of the country through their elected representatives. तो 18 साल के बाद हमारे देश का हर नागरिक जो है वो अपना मनपसंद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक है, अपना मनपसंद नेता चुन सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का या किसी भी रिलीजन का हो, ये नहीं देखा जाता। ये 18 साल के ऊपर के हर नागरिक के अधिकार है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप के तरफ। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि एवरी इंडियन इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर ही सी लिव्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो कि इंडिया का वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे वो पंजाब से हो, गुजरात से हो या मुंबई से हो, कहीं का भी हो, वो इंडियन ही कहलाता है। सिंगल मतलब सिंगल सिटीजनशिप है।
वो बंदा इंडियन ही कहलाएगा। वो स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप है, वो बंदा इंडियन ही कहलाएगा। वो स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप नहीं कहलाएगा। जो जो पंजाबी से, मराठी से, यहाँ पे देखो, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। पीपुल हु कॉल देमसेल्व्स पंजाबीज, मराठीज, गुजरातीज, जो अपने आप को बोलते हैं मैं पंजाबी हूँ, मराठी हूँ, गुजराती हूँ, वो अपने रीजन के हिसाब से, अपने भाषा के हिसाब से बोलते हैं। वो सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। सिटीजन तो सिर्फ एक ही होता है जो कि इंडियन होते हैं, क्लियर। यहाँ पे देखो, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। जैसे कि एक तो ये वो अमेरिकन कहलाएगा, और जिस स्टेट के वो वासी है, जिस स्टेट में वो रहता है, उसका भी सिटीजन कहलाएगा। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप रूल है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की तरफ। मतलब जो कानून बनाने का सिस्टम है हमारे इंडिया का, इंडिया इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट के जुडिशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ फेडरल एंड स्टेट कोर्ट से ऐसे अलग अलग कोर्ट्स नहीं होते, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में होते हैं। फेडरल स्टेट में कोर्ट होता है, एंड स्टेट कोर्ट, ऐसे अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। In our country, the entire judiciary is one hierarchy of courts. The Supreme Court of India and the High Courts form a single integrated judicial structure with jurisdiction over all laws. The High Courts have the right of supervision over the subordinate courts. तो जुडिशरी सिस्टम जो है उसके एक हायरार्की होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे सबके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, ओके। जैसे हमें कोई भी स्टेट में हो, किसी भी जगह हो, अगर हमें कानून की ज़रूरत होती है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल स्ट्रक्चर है। इसी तरह कोर्ट अलग अलग है, लेकिन कानून सबके लिए एक ही है। India has an independent judiciary free from the influence of executive and the legislature। मतलब किसी भी जज के ऊपर, जो कि जज होते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, जो हेड होते हैं, किसी भी जज के ऊपर इलेक्टेड पार्टीज जो होते हैं, नेता, मंत्री, ओके, वो प्रेशर नहीं डाल सकते। जो भी डिसीजन जज ने लिया है उस डिसीजन को वो चेंज कर नहीं सकते। उनका जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जज जो होते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के बदौलत अपॉइंटेड होते हैं, इसीलिए उनको कोई इजीली रिमूव भी नहीं कर सकता। और जो जज होते हैं उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है, उसके बदौलत वो रिमूव हो सकते हैं, वरना उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। और ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो जज का जो रिमूवेशन है, और ये आपके बुक में जो चैप्टर 20 नंबर चैप्टर में है, जिसके बारे में जुडिशरी सिस्टम के बारे में क्लियरली बताया गया है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ऑल्सो द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, स्टेट में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, एंड फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारे फीचर्स हमारे संविधान में होता है। और इसके बारे में हमें डिटेल्स आने वाले चैप्टर में दिया गया है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, और कुछ डाउट रहा तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।